बीजेपी ने 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी किया तय। 2 सीटों पर बना है सस्पेंस, जल्द होगी घोषणा। पेंशन को लेकर खत्म हुई टेंशन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। कहा अब हर महीने खाते में आएंगे पेंशन के पैसे। लोकसभा के पहले चरण के बाद होंगे प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी धामी सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरकार को 2 जून तक सभी निकायों में बनवाना है बोर्ड। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, चारधाम समेत समस्त ऊंची चोटियों पर हिमपात का सिलसिला शुरू। निचले इलाकों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा जल्द कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान। भाजपा ने 3 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं और इसके साथ ही 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, यानी कि लगातार मंथन जारी है। लेकिन उन सीटों पर भी जल्द ही विचार विमर्श करके घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई, गहन मंथन हुआ। 2 सीटों पर कई दिग्गजों के दावेदार भी लगातार सूची में शामिल हैं। लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जल्द जारी कर सकता है प्रत्याशियों की पहली सूची। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी तय हो चुके हैं। इस बार आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। तो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का है, लगातार मंथन जारी है और इस बार एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 370 सीटों का। और इसके साथ ही दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलेंगी और उसी स्तर की तैयारी लगातार जारी है। गांव चलो अभियान की बात की जाए या फिर अन्य अभियानों की बात की जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर को, नए वोटर को और युवा मतदाता को आकर्षित करने के प्रयास में जुटी हुई है। गांव चलो अभियान के माध्यम से जमीनी कार्यकर्ताओं को, गांव में रहने वाले मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के प्रयास कर रही है। और इसके साथ ही युवाओं पर, महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है। महिलाओं की सहभागिता को लेकर बिल भी पारित किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी के ये प्रयास हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी दी जाए। और उसके साथ ही जिस तरह से इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे बदल सकती है, यानी कि नए लोगों को लोकसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। उनमें युवा शामिल हो सकते हैं, नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, महिलाएं शामिल हो सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, फोकस इस बार युवाओं पर और महिलाओं पर है। और इसके साथ साथ अपने कोर वोटर को भारतीय जनता पार्टी लगातार साधने में जुटी हुई है। गांव चलो अभियान इसका उदाहरण है। जो बहुत बड़ा वर्ग गांव में निवास करता है, उसको आकर्षित करना और अपने साथ करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस महिलाओं पर, युवाओं पर है और इसी क्रम में तैयारी लगातार जारी है। जी बिल्कुल ईसा, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जो तैयारी है वो जोरों से उत्तराखंड में चल रही है और 5 लोकसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर के जिस तरह से केंद्रीय पार्लियामेंट की बैठक भी हुई है, उसमें जो नामों की यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की जो सूची है वो भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है भाजपा एक रणनीति के तहत जो है लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं की अगर बात की जाए तो जो युवाओं को साथ में जोड़ने का जो कार्य है लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है इसको देखा जा रहा है। और जो तमाम जो अभियान है, चाहे गांव चलो अभियान की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जो नए जो अभियान इस दौरान भाजपा के शुरुआत हुई है उनकी बात की जाए तो तमाम जितने भी इनके अभियान जो है उत्तराखंड में चल रहे हैं उसमें जो फोकस है वो युवाओं को और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको साथ में जोड़ने को लेकर के जो है अभियान चलाए जा रहे
हैं, जिससे कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें भी काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान मिल सकता है जी। जी बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूरी तैयारी है और जिस तरह से अगर कुछ वक्त पीछे जाया जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव हाल ही में 3 राज्यों में संपन्न हुए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों ही स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। और इसी तरह से बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की या बात की जाए सीए एनआरसी की या इसी तरह के अन्य जो नियम कानून भी लगातार बनाए जा रहे हैं, उनसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ वक्त पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। जी बिल्कुल, ऐसा देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा इस दौरान अयोध्या में की गई, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी काफी जो दिवाली जैसा माहौल इस दौरान देखने को मिला था। तो वहीं अब यहाँ पर अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो जो लोकसभा के जो चुनाव उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उसके लिए भी जो दावेदारों की अगर बात करें तो जो दावेदार हैं अभी तक जो बैठक इस दौरान जो देहरादून में आयोजित हुई थी उसमें 55 लोगों ने जो है इस दौरान यहाँ पर अपना नाम जो है दर्ज कराया था लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशी के तौर पर। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जल्द ही जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भाजपा सूची जारी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए 5 लोकसभा सीटों की, तो जो 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में है उसमें पूर्ण बहुमत की जो सरकार जो है इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है। काफी यहाँ पर विकास को देखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है वो विकास को देखते हुए जो है यहाँ पर सरकार को चुनती है और जो चुनाव है चुनावी मोड़ में जो है अपनी सहभागिता निभाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें काफी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उत्तराखंड की जनता इस बार फिर से निभाने वाली है। और काफी जो है इसको इस दौरान यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार जिस तरह से यहाँ पर जनता के साथ में जुड़ के वो कार्य करते हैं, तमाम विकास योजनाएं जो है उत्तराखंड में की जाती है। वहीं जिस तरह से जो यहाँ पर बात करें अभियान की, जो भाजपा के अभियान है वो भी लगातार चल रहे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में चल रही हैं और जिसका आने वाला जो फायदा है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा जी। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी उसी स्तर की है जिस स्तर का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें, इस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी का है और उसी तरह की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही है। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ईडी की जांच के बाद पटेल नगर थाने में देहरादून के कारगी चौक स्थित डीएनए लैब के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि लैब संचालक ने कुंभ मेले में 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर सरकार के 84 लाख रुपए लिए थे। बता दें कि ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि रिकॉर्ड में अधिकतम एंट्री नकली है। लैब संचालक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में फर्जीवाड़े किए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड काल के दौरान कुछ लैब्स के द्वारा जो है कोविड टेस्ट करवाए गए फर्जी तौर पे और उसके संबंध में जो है पैसा उनके द्वारा बरामद किया गया। तो जब जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया था। उसी जांच के आधार पर इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसी के अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें अभी लैब्स हैं और 1-2 लोग इसमें नामजद हैं और बाकी जैसे मैंने कहा जो अग्रिम विवेचना होगी, जैसे उसमें आगे प्रोग्रेस होगी फिर तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से अपनी चुनाव की रणनीति की भूमिका बनाने में लगी हुई हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठानी शुरू कर दी है। लोकसभा हरिद्वार का टिकट किसी संत को देना चाहिए जिससे हरिद्वार का विकास हो सकेगा। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा।
संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संतों को सम्मान दिया है। कुछ लोग राज्यसभा भेजा, कुछ लोकसभा लड़ाया, तो हरिद्वार से हम लोगों की ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश मुनि जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि वो आज भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। यानी आज जो हरिद्वार में 4 विधानसभा है, उस समय 1 विधानसभा होती थी। तो ये संतों की भावनाएं हैं और भावनाएं व्यक्त करना राजनीति में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है कि हरिद्वार को लोकसभा क्षेत्र में केवल संत चाहिए। आज अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति हरिद्वार सददर्शन साधु समाज की ये जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे नीति की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी से किसी संत को देकर ये हम सब लोगों की कृतार्थ करें। जो संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने, रविंद्र जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि हो। शारदीय कांवड़ मेला व महाशिवरात्रि के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। एसपी क्राइम व यातायात पंकज गोरेला ने बताया कि 1 से 8 मार्च तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के चलते भीड़ का दबाव ज़्यादा रहेगा। यातायात सुचारू रखने के लिए यातायात प्लान लागू किया गया है। यातायात प्लान के अनुसार दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान के लिए आने वाले वाहन का मार्ग परिवर्तित रहेगा। इसके साथ ही दबाव बढ़ने पर इन वाहनों को सिंहद्वार से देश रक्षक तिराहा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा। इसी तरह से अन्य मार्ग भी डाइवर्ट मोड पर रहेंगे। शारदीय कांवड़ जो आज से हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, इसमें कांवड़ियों का आगमन हो गया है। इसमें यातायात सुचारू रूप से चले, इसके लिए विधिवत जो प्लान बनाया गया है उसमें हमने उसको जारी भी कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, वहाँ के अधिकारियों से भी मीटिंग की गई है कि हैवी ट्रैफिक को डाइवर्जन कैसे करना है और उस संबंध में हर बिंदु पर उससे चर्चा की गई है। इसमें जो ड्यूटियां हैं वो पूरे रूट पे लगाई गई हैं। पार्किंग जो है एरियाज में ड्यूटियां लगाई गई हैं और शारदीय कांवड़ जो है इसमें ड्यूटियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जो क्षेत्राधिकारी हैं संबंधित, जो इसके जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो इसमें भ्रमणशील हैं और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी में पुलिस ने जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में इसकी शुरुआत की गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 मार्च तक बाल शिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुक्ति का अभियान है जिसमें कि इस वर्ष का थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेटेड चाइल्ड। मतलब बच्चों को भीख नहीं देनी है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। आपने देखा होगा कि गत वर्षों में भी प्रोग्राम चले हैं। इस वर्ष भी 1 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके 2 फेज हैं। प्रथम चरण में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बेचते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित कर हम उनके पुनर्वास और उनके स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास करेंगे। द्वितीय चरण में 16 से 31 मार्च के बीच हम एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। देहरादून के पौष इलाके रेस कोर्स में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। एमएलए हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर एक फ्लैट में शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एसएसपी अजय सिंह के अनुसार पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीनस्थ श्रम विभाग हैं। ये विभाग श्रमिकों की सहायता के लिए काम करता है, पर इस सहायता के नाम पर श्रमिकों को कैसा लूटा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी के श्रम विभाग में आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह, दुर्घटना और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। पर जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को जमकर लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपए फीस निर्धारित की है, पर यहाँ इसके एवज में 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि 600 रुपए देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण एक मजदूर को कम से कम 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सीएससी सेंटर में भेजते हैं, जहां उनकी मिली भगत से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। सर्व कार्ड बना के 600 तक बनेंगे तो मार दो सर, गरीब आदमी कहाँ से देंगे कोई। यहाँ आप श्रम कार्ड बनाने आए, बन गया आपका श्रम कार्ड? नहीं बना, क्यों? अभी रसीद भी नहीं दे रहे। कितना पैसा ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के? 600। तो आपने 600 जमा कर दी? कब मिलेगा श्रम कार्ड? वो रहते कि एक हफ्ते में ऑडिट मिलेगी, तब फोन करेंगे। स्थिति ये है कि जनपद उत्तरकाशी में इस विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। जनपद में 11,000 मजदूर रजिस्टर्ड है और प्रत्येक मजदूर से 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल 66 लाख रुपए का खेल खेला जा रहा है। ये विभाग पहले भी चर्चाओं में रहा है, कभी मजदूरों के नाम पर साइकिल घोटाला, तो कभी सिलाई मशीन घोटाला और अब ये रजिस्ट्रेशन घोटाला। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों पर लगाम कसने में नाकामयाब हो रहे हैं। मैंने एक जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इस पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी मैं आ रखा हूँ, यहाँ पे मैडम नहीं है और मैडम ना होने के कारण से यहाँ पे अन्य लोग बैठे हुए हैं। वो बोले जब मैडम आएगी तब जाके ये बात आगे होगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये टेंडर दिया है सीएससी वालों को, क्योंकि हमारे ऑफिस में केवल रिन्यूअल होता है और आवेदन होता है और कार्ड प्रिंट होता है। सर वो जो आवेदन होते हैं वो बाहर से होते हैं, सीएससी सेंटर से होता है। अब सीएससी सेंटर का क्या चार्ज है मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन ये जो हमारा जो चार्ज है विभाग का, विभाग में केवल आपका कार्ड प्रिंट होगा, आपका रिन्यूअल होगा और आपका आर्थिक सहायता के लिए आवेदन होगा। और जो नया आवेदन है वो नया आवेदन आपको बाहर से करना पड़ता है, कि श्रमिकों से, बाकी श्रमिकों से भी पूछ सकते हैं। अब वही श्रमिक आरोप लगा रहे हैं शायद से जिनको सामान नहीं मिला। ये जो बातें हैं, फजूल बातें हैं, डिस्टर्ब करने की वाली बातें हैं। आप प्रदेश के मुखिया सीएम धामी केंद्र के साथ ही प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हाल ही में सीएम धामी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। सवाल ये उठता है कि मजदूरों के पंजीयन के नाम पर चल रही इस धांधली पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में लाचार क्यों है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। थराली नगर पंचायत का भले ही 5 वर्षीय एक कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन विवाद अभी तक थमे नहीं है। अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर विकास कार्यों तक नगर पंचायत के प्रति स्थानीय जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन अब जब नगर पंचायत का 5 साल का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस मामले को लेकर पूर्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। देवराड़ा और भेटा वार्ड के निवासियों ने थराली अपर बाजार से जुलूस निकाला। नगर पंचायत हटाओ के नारों के साथ वार्डों के निवासियों ने सरकार और नगर पंचायत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वार्ड 2 देवराड़ा से एक लोग शिष्टमंडल लेके आए हैं तहसील प्रशासन के पास। हमारी ये मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए और अगर नहीं होता है तो हम लोकसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मैं हमारा गांव वापस दे दूं। सबसे प्रथम मांग तो ये है, नगर पंचायत का जो भी कार्यक्रम यहाँ पे चला वो बिल्कुल ग्रामवासियों को नकार लगा। सारी ग्राम के जितने भी वासिंदे हैं सबकी एक ही मांग है कि नगर पंचायत थराली से देवराड़ा वार्ड 2 को पृथक किया जाए। और जहाँ तक काम का है, उन्होंने पूरे 5 साल में
80 लाख के लगभग काम किया है। जब हमारी देवराड़ा पंचायत थी तो 1 ईयर में 1 करोड़ रुपया ग्रामवासियों को मिलता था, जिससे कि उनकी आजीविका का साधन चलता था। आज की डेट में रोजगार गारंटी छिन गई, लोगों का जो व्यवसाय था वो सब चीज खत्म हो चुकी है। यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अभी भी अपनी इस पे अड़े रहेंगे। जो हम कह रहे हैं कि भाई हम नगर पंचायत का यहाँ पे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, और जब तक शासन, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते का इनने हमसे समय लिया था, अभी भी शासन प्रशासन कोई हरकत में नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से इसको जारी रखेंगे। ज्ञापन दिया गया है, उसको आगे शासन को भेजा जाएगा। बाकी नगर पंचायत में जिन जिन वार्डों में कोई योजनाएं रह गई हैं क्रियान्वित होने से, तो उनको क्रियान्वित किया जाएगा, और जहाँ जहाँ विकास के कार्य होने हैं उनको कार्य में किया जाएगा पूरा। इनका ये कहना है कि गांव में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, कई योजनाएं लागू नहीं है, तो उनको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि योजनाएं धरातल पर दिखाई दें। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और पौड़ी लोकसभा को लेकर अपनी दावेदारी जताई। ज्योति रौतेला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण की पक्षधर रही है। ऐसे में उन्होंने भी पौड़ी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस लगातार प्रदेश भर में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई न्याय सम्मेलन के माध्यम से महिला कांग्रेस गांव-गांव जाकर महिलाओं से उनके अधिकारों की बात कर रही है। कांग्रेस का रोल तो है कि आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी, तो हम लोग हमारी हर विधानसभा में और जिले में नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनसे वहां की जो समस्या है उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरे महिला कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में रोज के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदाताओं को अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता जागरूकता हेतु संचालित अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मतदाता जागरूकता रथ को जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान खास तौर पर उन मतदान केंद्रों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जहां पिछली बार अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। उत्तरकाशी का सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जिला उत्तरकाशी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना को खातिर मतदान को दिन अपूर्व मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। जो नौजवानों की उम्र 18 साल पूरी हुए गया वो अपूर्व नाम मतदाता सूची में जरूर लिखवा दिया कि यो लोकतंत्र में सबसे बड़ो अधिकार चबार है। याद रखिए, मी जनपद का वरिष्ठ दाना सयाना दिव्यांग और सभ्य सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दो कि मतदान का दिन अपूर्व मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक होने के चलते उनका उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है, तो वहीं जल्द ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर उत्तराखंड का आम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित था। हम उनके स्वागत के लिए जी जान से जुटे हुए थे, संपूर्ण तैयारियां थी। पर चूंकि आज दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इस कारण आज का दौरा स्थगित हो गया। और भविष्य में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड में दौरा होगा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत होगा। और हम आगामी कार्यक्रम को लेकर जैसे ही हमें केंद्र से दिशा निर्देश मिलेंगे, हम सभी तैयारियां पूर्ण करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।